तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेव्स के एपिसोड नंबर 199, जिसके अंदर अपना जियान कालिन को बचाने के लिए जाने वाला है। तो चलो यार, ज्यादा बकवास ना करते हुए सोसम से एपिसोड के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें स्काई मैशन लाइंस के डीप माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पे कि अभी जियान और मास्टर याव मौजूद होते हैं। तभी मास्टर याव एक बीस्ट कलर का स्कूल जियोन को पकड़ाते हुए कहते हैं, नाइसन डीप ब्लू पाइथन ड्राइव से आए और ये तुम्हारे लिए ही है। और इस जानकारी को सुन के जो जियान होता है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। जियाविन कहता है यमिंग तुरंत ही वो उल को पकड़ते हैं, जिसके बाद उसे धीरे से ओपन कर देता है। तभी जगों के सामने लाल रंगों से लिखी हुई शब्दों की लाइन अपीयर होती है और इस मैसेज में लिखा होता है कि हेवन डिमर विंड स्ट्राइप ने अटैक कर दिया है और नाइसन स्प्रिंग के अंदर से अनयूज सी एक्टिविटीज बाहर आ रही है। और इन दो लाइंस को पढ़ते ही जो जियान होता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो काफी सीरियस हो चुके थे और तुरंत उसके बॉडी से एक ऐसा फ्राइडनिंग और रिलीज होता है जिस वजह से उसके पीछे झड़ना बह रहा था वो भी एकदम रुक जाता है। जियान कहता है कालिन, और जियान के ऐसे रिएक्शन को देख के साइड में खड़े हुए मास्टर यावला भी शॉक हो गए थे। मास्टर यावला को कहते हैं क्या हुआ। ये सुन के जियान के किलिंग इंटेंस से बाहर जाती है। वो तुरंत ही उस स्क्रॉल को मास्टर यालो को दे देता है और जब मास्टर यालो भी इस स्क्र के अंदर की लाइंस को पढ़ते हैं तो उनकी बॉय भी सिकुड़ जाती है। और मास्टर यालो को भी अच्छे से पता होता है कि जियावन और नाइन सीन डीप गुड पाइथन ट्राइब के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है काइलिन, जो कि अभी नाइस डीप गुड पाइथन ट्राइब की नाइस स्प्रिंग के अंदर ट्रेन कर रही है। और इस मैसेज में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्प्रिंग के अंदर से कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज बाहर आ रही है, फिर इसका सीधा कालिन से कुछ लेना देना होगा। और अब जाके मास्टर यवलो को समझ आता है कि जियान का इतना खतरनाक रिएक्शन क्यों है। तभी मास्टर यवलो कहते हैं कि ये हेवन डीमन फिनिश टाइप आखिरकार करना क्या चाहती है। ये सुन के जियान अपने फैले हुए टेरिफाइंग गोरे को वापस लेता है। जियावन कहता है कि हमें इस मैटर के बीच में लायंस को इन्वॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो हेवन डेमन फिनिश टाइप सच में काफी पावरफुल है, क्योंकि एलियंस ने अभी अपने आप को स्टेबलाइज किया है। और इसी वजह से अगर अभी हम लोग हेवन डेमन फिनिश टाइप से फाइट करते हैं तो फिर इस मौके का फायदा कोई और उठा सकता है। और स्पेशली यहां पे बात हो रही है होल ऑफ सोल की। हम होल ऑफ सोल का ऐसा मौका नहीं दे सकते। जवन कहता है कि मिडिल फेयर डॉक्टर और किंगलिन को लेके बीस्ट विजन की तरफ जाता हूं। यह सुन के मास्टर याव अपनी बॉयज से बोल लेते हैं और कहते हैं कि सिर्फ तुम तीनों हेवन डेवन बीस्ट टाइप कोई ओनरी फैक्शन नहीं है, खासकर बीस्ट में उनका एक कैंप है। जियान स्माइल करते हुए कहता है टीचर रिलैक्स, और जियान के अभी के स्ट्रेंथ के साथ स्कैन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे वो अपनी मन मर्जी से ना जा सके। ये सुन के मास्टर या थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने साथ एल्डर जियाउचे को ले जाओ। जियान अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि नहीं, अभी हमारी एलासंस के ऊपर सभी की नजरें बनी हुई है और ऊपर से पिल टावर के उन एंसेस्टर को भी एकदम फ्रीली घूमना पसंद है और उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से अलायंस के हेडक्वार्टर के अंदर ऐसा कोई मौजूद होना चाहिए जो एक्सपर्ट अपनी अथॉरिटी और वजन को रखता हो। और इसी वजह से अगर मैं यहां से जाता हूं तो सिर्फ हम लोग एंसेस्टर जौचे के ऊपर ही कर सकते हैं। जियान मास्टर याराव के चिंता से भरे चेहरे को देख के कहता है कि टीचर, आप इतनी चिंता मत करो, और अगर मैं अपनी अभी की स्ट्रेंथ के साथ एक 6 स्टार दोस्त से भी मिलता हूं तो भले ही मैं उसे हरा ना पाऊं, लेकिन मैं अपनी जान बचा के वहां से भाग पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस 71 फिनिश टाइप के चीज की स्ट्रेंथ भी अभी तक यहां तक नहीं पहुंची। और जियान गिद पे आते हुए देख मास्टर या आगे कोई भी आर्ग्यू नहीं करते हुए कहते हैं तो फिर तुम कब जाने वाले हो। जियान मुस्कुराते हुए कहता है कि इस मैटर को और भी डिले नहीं किया सकता, इसी वजह से मैं आज ही जाने वाला हूं, क्योंकि गायन को रिटेट में गए हुए काफी टाइम हो चुका है और अब तो मुझे भी उसकी चिंता होने लगी है। और इसी वजह से इस बार मुझे पर्सनली वहां पे जाके उसकी कंडीशन को देखना होगा। ये सुन के मास्टर यालो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। मास्टर येलो के इन शब्दों को सुनकर जियान हल्का सा नोट करता है। इसके बाद उसकी बॉडी मूव होती है और वो एक रे ऑफ फ्लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर डीप माउंटेन में से बाहर आ जाता है। और ऐसा करने के बाद जियान ढूंढते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को, जिसके बाद ये तीनों स्पेस को छोड़ते हुए अपनी फुल स्पीड में बीस्ट टूजन की तरफ शूट हो जाते हैं। प्यारा भी सीन होता है नाइस अंडरग्राउंड नेटवर्क का,
और इस टाइम पे 9D ब्लू पाइथन ट्राइब के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो काफी प्रेशर में होते हैं। और 9D ब्लू पाइथन ट्राइब के अनगत लोगों की कॉल डाके अभी नसन अंडरग्राउंड नेटवर्क के बाहर की तरफ देख रही होती है। और अभी वो जो एरिया होता है वो लोगों से भरा हुआ था, और इन सभी लोगों के पीछे कई बड़े बड़े फिनिक्स विंग्स होते हैं। और 9 अंडरग्राउंड नेटवर्क में एक बहुत बड़ा माउंटेन होता है, और अभी इस पहाड़ के ऊपर तकरीबन 10 से 15 लोग खड़े हुए थे। तभी एक बूढ़ा, जिसका चेहरा काफी ओल्ड होता है, वो कहता है, ये ट्रैप से अभी हैव एंड डीमन फिनिश टाइप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं लगता है। ये हमारे छाती के ऊपर चढ़ना चाहते हैं। ये एक्चुअली में हमारे टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं, और अगर हम इस बार इनका अच्छे से रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर उस टाइम पे हम लोग सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएंगे। फिर हमारे ऊपर कौन नहीं रिलाई करेगा। और इस बुढ़े की इस बात से कई लोग एग्री करते हैं। और हेवन डीमन फिश टाइप के ऐसे घमंड से भरे एक्शंस को देख के ये सभी लोग काफी ज्यादा फ्यूरियस हो चुके थे। तभी हमारा ध्यान जाता है एक ग्रे क्लॉथ ओल्ड मैन के ऊपर, जो कि काफी पुरानी जनरेशन का लग रहा था। वो कहता है कि एल्डरमो ये मैटर इतना आसान नहीं है, और इस बार वो हैवेंट और फ्रिक्स ट्राइब का चिप अपनी आर्मी को लेके पर्सनली खुद यहाँ पे आया है, और उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 5 स्टार 2 लेवल में पहुंच चुकी है। तो फिर हमारे ट्रैप के अंदर ऐसा कौन है जो कि उससे मैच कर सके। ये सुन के वो बुडस नोट करते हुए कहता है, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि सभी की आंखों के सामने 7 डिवन फ्रिक्स ट्रैप को अपनी मन मर्जी करने दे। सुन के वो पुराने जनरेशन का ओल्ड मैन कहता है कि आप ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि इस बार हेवन डीमन फ्रिक्स टाइप का जो गोल है वो है उस इंस्टेंट डिबो पथन ड्राइव के अंदर ट्रेन कर रही वो वुमन, और अगर हम उस लेडी को इनके हवाले कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता है, तभी सबसे सामने खड़ा हुआ बंदा कोल्ड स्नोड करता है। और ऐसी कोल्ड स्नोड को सुन के वो जो पुरानी जनरेशन का बुढ़ा था वो अपने मुंह को बंद कर लेता है, और अभी उसको ये चेहरा होता है वो भी सफेद बढ़ चुका था। तभी वो सामने का पावरफुल इंसान पीछे मुड़ता है, और भले ही अभी इस बंदे के चेहरे पे गुस्सा ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे मौजूद लोग प्रेशर को फील कर रहे थे। और ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि नसीन डीक पाइथन ड्राइव के चीफ का होता है। यमिंग कहता है कि नसीन डीक पाइथन ड्राइव किसी भी हाल में उस लेडी को हैंडओवर नहीं करने वाली, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो फिर बाकी के सभी लोग ये सोचेंगे कि मेरी 97 ड्यू पाइथन ट्राइब हेवन डिव फिनिक्स ट्राइब से डरती है। और क्योंकि हम लोग भी तीनों ग्रेट ट्राइब में से एक है, तो फिर हम अपने नाम से मिट्टी मिलते हुए कैसे देख सकते हैं। और इसी वजह से एल्डर्स आप सभी लोग अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और वो एल्डर जो कि सिर्फ शांति चाहता था, यमिंग की इस बात को सुन के जो उसके मुंह में शब्द आ रहे होते हैं वो वापस से उन्हें निगल लेता है। वो कहता है, लेकिन आज हेवन डिवन फिनिश टाइप की लास्ट डेडलाइन है अगर हम उस वुमन का हैंड ओवर नहीं करते हैं। और इतना कहने के बाद भले ही ये बुढ़ा कुछ नहीं कहता, लेकिन अब शब्दों के बारे में सोच के सभी के दिल बैठ जाते हैं। और हेवन डिवन फिनिश टाइप का चीफ, जिसका नाम वंगतियान होता है, वो फ्राइटनिंग एडवांस 5 स्टार 2 लेवल की स्ट्रेंथ को पुलिस करता है, यहां तक कि उसे यमिंग भी नहीं रोक सकते। यमिंग थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहते हैं कि एल्डरमो के आपने उस मैसेज को भेज दिया। ये सुन के जो एल्डरमो होते हैं अपने सर को हिलाते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं कि क्या सच में डियर फ्रेंड्स यमिंग इस बार यहां पे आने वाले हैं। ये सुन के जो वाई यामिंग होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं आसमान की तरफ और अपनी कॉन्फिडेंट आवाज में कहते हैं, अब हम लोगों को सिर्फ शांति से गुड न्यूज का वेट करना ही, वो जरूर आएगा। लेकिन जैसे ही यमिंग ये कहता है तभी एक आवाज जो कि अपने साथ एक फाइटिंग लेवल के प्रेशर को कंटेन कर रही होती है, वो नसीन रिप्रो पाइथन ट्राइब के हर एक मेंबर के में जाती है। वो आवाज कहती है कि यमिंग 3 दिन खत्म हो चुके हैं। क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम उस वुमन को हमें हैंडओवर करोगे या फिर तुम वॉर की शुरुआत करना चाहोगी। ये सुन के माउंटेन के ऊपर जो एल्डर खड़े होते हैं उन सभी के चेहरे के अभाव काफी गंदे हो जाते हैं। और अभी यमिंग की जो आंखें होती है वो काफी हेल्पलेस होती है। उनकी बॉडी तुरंत ही मूव होती है। वो भी आसमान ऊपर कट हो गए थे, और तुरंत ही उनकी आंखें जाती है सामने की माउंटेन रेंज के ऊपर। और भी वहां पे एक बहुत बड़ी हेवन डिवन फिनिक्स जो कि अपने हजारों फुट बड़े फिनिक्स को फ्लैप कर रही होती है, वो वहां पे फ्लोट कर रही थी। और एक पर्पल गोल्डन रोग को पहने हुए बंदा अपने दोनों हाथों को पीछे करके उस बड़े से फिनिक्स के सर के ऊपर खड़ा हुआ था, और उसके उन गोल्डन आंखों में एक अजीब सी चमक होती है।
यमिंग अपने डीप आवाज में कहते हैं कि ट्राइब चिपते हैं जो नाइसन स्पिंग के अंदर ट्रेन कर रही है वो जियान की वाइफ है, और इसी वजह से अगर उसे एक क्रोच भी आ जाती है तो फिर जियान यहाँ पे आके तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। ये सुन के उस बड़ी सी फिनिक्स के ऊपर खड़ा हुआ बंदा एक मोगिंग स्माइल करने लगता है। वंगतियान कहता है कि जिया ने मेरे बेटे को कैप्चर करके मेरी हेवन डेविल फिनिक्स ट्रैप को धमकाने की हिम्मत की है, और ऊपर से उसके पास मेरे टाइप की फिनिक्स विंग्स में भी मौजूद है। वो इंसान पहले से ही हमारा दुश्मन बन चुका है। और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये किंग उससे डरता है? ये सुन के यमिंग का जो चेहरा होता है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, और अभी के सीन को देख के ऐसा लगता है कि ये ओल्ड गोस्ट कालिन को कैप्चर करके ही मानेगा। वंगयान अपने सीरियस आवाज में कहते हैं कि मैं तुम्हें सोचने के लिए एक और मिनट दे रहा हूं, और एक मिनट के बाद इस किंग को तुम्हारा फाइनल रिस्पांस चाहिए। के कहने के बाद वो बंदा अपनी आंखें बंद कर लेता है, और जैसे ही वाक्यान अपनी आंखें बंद करता है तो इस जगह का जो वातावरण होता है वो काफी हैवी हो जाता है, और ऐसे शांत एटमॉस्फेयर की वजह से जो एक मिनट होती है वो काफी तेजी से गुजर जाती है। लेकिन जो यमिंग होता है उसके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदलते, और उसे देख के अभी ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी भी हाल में काइलन को हैंड ओवर नहीं करने वाला। और जैसे लास्ट सेकंड पास होते हैं तो वांगन जिसकी आंखें अभी तक बंद रही थी वो तुरंत ही खुल जाती है। द सेम टाइम उसकी गोल्डन आंखों में एक ऐसी कोल्ड चिल फ्लैश होती है। वो कहता है अगर जियावन को मेरे बेटे के साथ स्किन को धमकाने की हिम्मत तो फिर ये किंग भी उसके साथ एकदम सेम करेगा। लेकिन मुझे पहले करना क्या है कि मैं उसकी वुमन को कैप्चर करूंगा। और वांगयान की ऐसी आइसी कोल्ड आवाज उनके जो यमिंग होते हैं उनके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो और भी गंदे हो चुके थे, और वो सोचने लगता है कि लगता है आज का ये मैटर शांति से रॉल्व नहीं होने वाला। और वांगटियान की आवाज पूरे नाइस अंडरग्राउंड नेटवर्क के ऊपर से फैली थी। और इतना सब बोलने के बाद जो वांगटियान होता है वो फाल्टन में कोई बकवास नहीं करता। तुरंत ही उसके आसपास में जो स्पेस था वह खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट होने लगा था। उसकी बॉडी मूव होती है। वो तुरंत ही नए सिंडी पाइथन ड्राइव के हेडक्वार्टर्स की तरफ चला जाता है, और वांगयान के साथ जबरदस्ती करते हुए देख जो नए सीन डिप पाइथन ड्राइव के कई सारे एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और अभी इतने सारे लोगों के सामने वांगयान की एक्शन नसीन डिपाइन ट्राइब के चेहरे पे एक तमाचे की तरह थे, और पाइथन ड्राइव का चीप होने की वजह से इस टाइम पे यौमिंग को आगे बढ़ नहीं था। उनकी बॉडी मूव होती है। वो तुरंत ही अपने ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ वांगयान के सामने अपीयर होते हैं। यौमिंग कहते हैं कि वांगथ्यान तू अपनी हद पार मत कर, ये मेरी नई सीन डिबल पाइथन ट्राइब की टेरिटरी है। ये सुन के वांगयान के चेहरे पे कोई भी बदलाव नहीं आते। उसके वो गोल्डन आंखें लगातार यामिंग को ऑब्जर्व कर रही होती है। वांगयान कहता है कि यमिंग तूने चुपचाप से सियान के साथ मिलकर मेरे ट्राइब के मेंबर्स के ऊपर अटैक किया, और ये किंग अभी तक उस बात को नहीं भलाई। लेकिन अगर आज तुम मुझे रोने की कोशिश करते हो तो फिर मुझे रूथलेस बनने के लिए ब्लेम मत करना। ये कहती है उसकी बॉडी फ्लैश होती है। वो तुरंत यौमिंग के सामने अपीयर हो गया था। ये देख के यौमिंग की आंखें एकदम चिल्ली हो चुकी थी, और अभी उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने औरंग के पावर गैप के बारे में सोच सके। वो कहते हैं कि मैं काफी टाइम से सुनता आ रहा हूं कि ट्राइब चीफ हुंगटियान आप काफी पावरफुल हो, और फिर आज मैं यमिंग भी इस चीज को टेस्ट करना चाहता हूं। और ये कहती है उनका पाम अटैक जिसमें कि एक टेरिफाइंग फोर्स मौजूद होती है वो तुरंत ही हुंगटियान की तरफ शूट हो जाता है, और यौमिंग को अटैक करते हुए देख्यान के चेहरे के ओव भी काफी गंदे हो जाते हैं। वो जैसे ही अपनी फिंगर को फ्लिक करता है तुरंत एक गोल्डन विंग सामने की तरफ शूट होता है, और ये जो गोल्डन विंग थे लाइटनिंग स्पीड से यमिंग के पाम से जाके टकरा गया था। और जैसे ही आपस में टकराते हैं तुरंत यमिंग का जो अटैक होता है वो बिखर जाता है, और वो गोल्डन फैदर किसी सार वेपन की तरह होता है। ये सिर्फ यौमिंग के अटैक को ही डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि इसने यामिंग की हथेली के ऊपर एक आधे इंच गहरे घाव को भी बना दिया था। और जब पहले ही अटैक के अंदर यमिंग घायल हो जाते हैं तो तुरंत उसके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और अभी उनकी बॉडी के अंदर उस फैदर के गोल्डन एनर्जी किसी चेहरे की तरह फैल रही थी, और अभी उनकी हथेली का वो घाव भी एकदम नम हो चुका था। लेकिन तभी जो हुवांग टियन होता है वो किसी गोस्ट की तरह यमिंग के सामने अपीयर हो गया। थांगयान कहता है कि तुम्हें टपकाने स्किन के लिए काफी
आसान बात है। और अभी उसकी नफरत से भरी गोल्डन आंख यमिंग के ऊपर ढकी हुई थी। और इतना कहने के बाद वो जैसे ही अपने हाथ को घुमाता है तो तुरंत ही वाई यामिंग एक पावरफुल फोर्स को सेंस करते हैं। एक बैंग साउंड के साथ उन्हें पीछे उड़ना पड़ता है और वो कई माउंटेन्स को तोड़ते ही पीछे जाते हैं। और जब योमिंग हुंगटियान के एक अटैक को भी नहीं झेल पाते तो इस सीन को देख के नाइस सीन डी पाइथन ट्रैप के जो साइड से एक्सपर्ट होते हैं उन सभी के चेहरे के वो बदल चुके थे। और अभी इन सभी के दिल में भी गुस्सा भर चुका था, क्योंकि हुंगटियान क्लियरली यहाँ पे उनके ट्राइब को हमिलेट कर रहा है। और इसी वजह से कुछ चाइल्डर जिनका टपर कुछ ज्यादा ही हाई होता है वो तुरंत ही गुस्सा होके आसमान में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले के सभी अटैक कर पाए तभी जो हुवांग्यान होता है वो रैंडमली तरीके से अपने हाथ को घुमा देता है। तभी आसमान में एक फ्राइडनिंग गोल्डन वेव फैलती है। सारे के सारे एल्डर आसमान में इधर उधर बिखर जाते हैं और अभी आसमान में सिर्फ अकेला हवांग तियान ही रह गया था और उसकी बॉडी के चारों तरफ वो गोल्डन एनर्जी सीढ़ी बजाते हुए घूम रही थी। वंग तियान कहता है कि बस बहुत हो गया, अगली बार ये किंग किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं दिखाने वाला। और अभी पाइथन ट्रैप की और भी एक्सपर्ट उसके 1000 मीटर के दायरे के अंदर भी एंटर नहीं कर पाते। और अभी इन लोगों को समझ आता है कि एक एडवांस 5 स्टार दोष की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग होती है। और आसमान में खड़े हुए सुंग की नफरत से भरी सब आवाज सुन के नसीन डी पाइथन ट्राइब के जो एल्डर्स होते हैं उन सभी के चेहरे एकदम बैंगन की तरह हो चुके थे। और अभी के सीन को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि यवांगन उनके ट्राइब के नाम को एकदम मिट्टी में मिलाना चाहता है। यार तभी जो यमिंग होते हैं वो स्ट्रगल करते हुए नीचे के पत्थरों के बीच में से बाहर आते हैं और अभी उनकी बॉडी से जो लगातार खून बह रहा होता है वो उसे पोंछने की कोशिश भी नहीं करते। और अभी उनकी जो आंखें होती है वो गुस्से की वजह से एकदम खून की तरह लाल हो चुकी थी और वो टिकी होती है हुंगटियान के ऊपर और पे गुस्से की वजह से उनके दोनों हाथ भी क्लच हो चुके थे। यमिंग अपने गुस्से से भरी कोल्ड आवाज में कहते हैं इन्फॉर्मेशन को फॉर्म किया जाए। और यमिंग की स्किलिंग इंटेंट से भरी आवाज को सुन के नसीब पथन ड्राइव के जो सक्सेस एल्डर्स होते हैं वो एक कोल्ड आवाज में कहते हैं अंडरस्टूड। ये कहते हैं तकरीबन 100 लोग आसमान में ऊपर उठते हैं। एट द सेम टाइम इन सभी के बॉडी से एक मिस्टीरियस सा ओरा फैलता है और इस फॉर्मेशन का नाम होता है स्नेक ब्लेड स्नेक फॉर्मेशन। खैर जैसे ही इन सभी एल्डर्स के मुंह से आवाज बाहर आती है तुरंत इनके बॉडी से कई सारे दुई पिलर आसमान की तरफ शूट होते हैं और एंड में जाके सारी एनर्जी होती है एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है। और पलक झपकते ही सभी के शोक डौ के सामने आसमान में एक 10,000 फुट बड़ी फॉर्मेशन अपीयर हुई थी। और ये फॉर्मेशन इस फ्राइटनिंग लेवल के और एक को रेडिएट करती है। उसकी वजह से कई लोगों के चेहरे की हाव भाव बदल जाते हैं। स्नेक ब्लेड स्नेक ग्रेड फॉर्मेशन और अभी आसमान में खड़े हुंगटियान के आगे भी काफी सीरियस हो चुकी थी। और हुंगियान ने भी इस ग्रेट फॉर्मेशन के रेपुटेशन के बारे में सुना होता है। कहता है कि ये फॉर्मेशन तो ठीक है लेकिन ये अनफॉर्चुनेट बात है कि इस फॉर्मेशन के बीच में कोई भी कैपेबल इंसान नहीं है। और अभी यमिंग अपने डार्क और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ इस बंदे के सारे शब्दों को इग्नोर कर रहे थे। तभी वो भी अपनी हेड से सेल्फ को चेंज करते हैं। उनकी बॉडी से भी एनर्जी प्लेयर सूट होके आसमान की फॉर्मेशन में मिल जाता है और इस वजह से जो फॉर्मेशन होती है वो खतरनाक तरीके से कांपने लगी थी, जिसके बाद ना जाने कितने लाइट प्रेस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर आते हैं। और इन सभी एनर्जी के आभास में मिलने के बाद आसमान में एक 10,000 फुट बड़ा पाइथन अपीयर होता है और इस बड़े से पाइथन की बॉडी से जैसे फ्राइटनिंग ओवल रिलीज होती है जिस वजह से ये काफी पावरफुल लगता है। और इस बड़े से पाइथन के अपीयर होने के बाद जो फिनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी आसमान में फैल जाते हैं। पंगटियान को जो कि इस बड़े से पाइथन को अपीयर होते हुए देख के अपनी हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट से कहता है कि हेवन फ्यूनिक एंशिएंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाए। तभी एक बहुत बड़ी फ्यूनिक जिसका साइज जिस पाइथन के बराबर ही होता है वो अपने 1000 फुट बड़े विंग्स को फ्लैप करती है। और जब ये बड़ी सी फ्यूनिक से अपने पंखों को फैलाती है तो ऊपर से आने वाली सूर्य की रोशनी भी जमीन पे नहीं पड़ रही होती और अभी इसकी बड़ी बड़ी आंखें देख रही होती है उस पाइथन को। और आसमान में सोगिंग बैटल को देख के अंडरग्राउंड नेटवर्क के जितने भी लोग होते हैं वो सभी ठंडी सांसें लेते हैं। और क्लियरली इनमें से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि दोनों ट्रिप अपनी अपनी ट्राइब की गार्डियन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देगी। और अभी वो वांग ध्यान भी इमोशनलेस तरीके से उस बड़े से पाइथन को देख रहा होता है
जिसके बाद वो एक रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर नसन स्प्रिंग की तरफ शूट हो गया था। और वांग टियान को येलो स्प्रिंग की तरफ बढ़ते हुए देख यमिन चिल्लाते हुए कहते हैं अटैक किया जाए। तभी वो बड़ा सा एक जो कि एनर्जी से बना हुआ था, तो वो आसमान में अपनी पूंछ को फटकारता है। तभी आसमान में एक विंड रेसिंग साउंड सुनाई देती है और स्पेस एकदम से एक्सप्लोर हो जाता है। और इस बड़े से पाइथन के ऐसे भयानक मोमेंटम को देख के जो वांगटियान होते हैं वो अपनी एक बॉय उठा लेता है, लेकिन वो इस फाइट के बीच में इंटरवीन नहीं करता, बल्कि उसकी जो बॉडी होती है फुल स्पिन नसन स्प्रिंग की तरफ बढ़ रही होती है। तभी आसमान में मौजूद उस बड़े से पाइथन की वो पूंछ वांग से टकराने ही वाली होती है। तभी पीछे से एक फ्यूनिक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एट द सेम टाइम वो हजारों फुट बड़े विंग जो कि गोल्डन लाइफ से बने हुए थे वो फ्लैप होते हैं, जिसके बाद वो जो बड़ा सा फिनिक्स होता है वो उस बड़े से पाइथन के पूंछ से जैकेट करा जाता है। और इन दोनों के टकराव की वजह से आसमान में एक फ्राइटनिंग रिपल फैलती है। और इसी टाइम पे जो वांगटियान था वो फ्लैश होकर नसन स्पिंग के ऊपर आ गया था। और वांगटियान को नाइस स्पिन के ऊपर अपीयर होते हुए देख जो यमिंग होते हैं वो गुस्से से पगला जाते हैं। और वो जैसे ही अपनी फॉर्मेशन को वांगटियान के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देने ही वाले थे, तभी दूसरे पार्टी के जो फॉर्मेशन होते हैं वो उनके ऊपर एक पैन अटैक कर देती है। और इसी वजह से यमिंग के पास इससे निपटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। और जब वो बड़ा से हेमनडेवन फिनिक्स उस बड़े से पाइथन और यमिंग वेयर को रोक रोक रही होती है, तभी वांगटन की जो नफरत से भरी आंखें होती है वो नीचे की नाइस स्प्रिंग को देखती है। वांगटन कहता है कि जियाविन का वुमन सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो ऐसी जगह पे ट्रेन कर रही है और भले ही वांगटन अपनी मरमर जी से नाइसन स्प्रिंग के अंदर एंटर कर सकता है, लेकिन इसके अंदर रह ट्रेन करना या उसके बस की बात नहीं है। वांगटन कहता है कि चलो पहले इसे कैप्चर करते हैं। ये कहने के बाद वांगटन का बड़ा साथ नाइसन स्प्रिंग की तरफ बढ़ता है, जिसके बाद वो क्लेंच हो गया था। और जैसे ही वांगटियान अपने हाथ को क्लच करते हैं तो वो जो बर्फ की लेयर बनी हुई थी वो धीरे धीरे करके क्रैक होने लगती है और एंड में जाके कहीं एक्सप्लोजन के साउंड सुनाई देते हैं। और उस बर्फ की लेयर के हट जाने के बाद नाइसन येलो स्प्रिंग का जो पानी होता है वो वापस से दिखाई देने लगता है। और जबंगटन बड़े ध्यान से ससरीन स्प्रिंग के अंदर देखता है तो उसे ससन स्प्रिंग के अंदर से एक टेरेफिन प्रेशर सेंस होता है, लेकिन जो हुंगाटियान होता है वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता। उसकी आंखें तुरंत ही कोल्ड हो जाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ करके गैप कर देता है। और वांगटियन के एक इशारे पे स्प्रिंग के अंदर कई सारे पानी के पिलर्स बन चुके थे और ये जो सक्सरे पानी के पिलर होते ही आसमान की तरफ सूट हो जाते हैं। और जब यमिंग देखता है कि वंग किस तरह से नाइसिन इस विंग के अंदर हड़कंप मचा रहा है, ये देख के जो यमिंग थे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। लेकिन अभी उनकी ऐसी हो चुकी थी कि वो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहे होते और अब बस वो उम्मीद ही कर सकते थे कि हुंगटन की वजह से कालिन की ट्रेनिंग डिस्टर्ब ना हो। और भले ही योमिन का ये सोचना दिन में सपने देखने जैसा हो, लेकिन अगर हुंग लगातार ऐसे ही अटैक करता रहता है तो फिर कालिन, क्योंकि इस नई सीन स्प्रिंग के एकदम बॉटम में, उसे कभी ना कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा। योमिन कहते हैं ब्रदर जियोन में अपने पूर्व में उसको पूरा नहीं कर पाया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से वांगटन को देखते हैं और उसकी वो नफरत से भरी आंखें लगातार उस नस्लीन स्प्रिंग को देख रही होती है। और अभी स्प्रिंग के बॉटम में एक बड़ा सा वार्म पूल बन चुका था और जब वांगटन उस वर्म पूल की तरफ देखता है तो वहां पे उसे एक फिगर दिखाई देता है। और इस बलरे से फिगर को देखने के बाद जो वांगटन होता है वो एक बार फिर से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। एट द सेम टाइम उसके हाथ के अंदर सेक्शन फोर्स रिलीज होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कायरन को नाइस स्प्रिंग के अंदर से बाहर निकाल पाता, अचानक से उसका जो हाथ होता है वो ट्रेम्बोल हो जाता है। ये देख के जो वांगन होता है वो तुरंत ही अपनी मुंडी को पीछे घुमाता है और जैसे ही वो अपनी मुंडी घुमाता है तो उसे लाइटनिंग की स्पीड से अपनी तरफ आता हुआ एक बंदा दिखाई देता है। और इतना ही नहीं बल्कि तुरंत ही इस बंदे के ऊपर एक 10,000 फुट बड़ा इल्यूजरी फिगर अपीयर हुआ था। तभी एक गुस्से से भरी मौ की आवाज आसमान से नीचे की तरफ एक्सटेंड होती है और ये फ्राइडनिंग स्पिरिचुअल सोनिक वेव रूथ इस तरीके से वांगन की बॉडी से टकरा जाती है। और इस सोनिक वेव की इसी फ्राइडनिंग स्पीड की वजह से वांकियन को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। यार, इस भयानक से अटैक से टकराने के बाद जो हुंगेन होता है उसकी फुटबॉल बन जाती है, जिसके बाद वो कई पाउडरों को तोड़ने के बाद जैसे जैसे करके
अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाया था। तभी उसके कानों में एक आइस कोल्ड आवाज जाती है। उस आवाज को सुनने के बाद जो हुंगटियान था, उसके चेहरे गुस्से की वजह से लाल पीला हो जाता है। वो आवाज कहती है, ओल्ड डॉग हुंगटियान, क्या तू मारना चाहता है? और ये जो गुस्से से भरी आइस कोल्ड आवाज होती है, लगातार आसमान में फैल दी जाती है। तभी सभी के शौक से भरी आंखें उस तरफ जाती है जहां से कि वो आवाज ओरिजिनेट हुई थी। लेकिन इससे पहले कि ये लोग उस जगह की तरफ देख पाते, उससे पहले वो जो बड़ा सा इल्यूजरी फिगर होता है वो गायब हो चुका था। और अब बस वहां पे कोई रह गया था, तो एक बंदा जिसने काले कपड़ों को पहन के रखा था। और अभी इसके चेहरे पे आइस कल्ड एक्सप्रेशंस होते हैं। और जैसे ही लोग इस बंदे को पहचानना शुरू करते हैं तो लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। तभी एक बंदा कहता है कि जियान ही आखिरकार यहाँ पे क्यों आया है। ये सुन के एक बुढ़ा जो है काफी नॉलेजेबल लग रहा था, वो कहता है कि रमर्स के हिसाब से एंशंट हेवन वन फिनिक्स नशी पाइथन रहती है जिस इंसान को चाहती है वो जियान की वूमन है। और अभी के सीन को देख के ऐसा लग रहा है कि वो जो रमर्स थे वो एकदम सही थे। और आसमान में हुए सन इंस्पेक्टर चेंज को यमी ने बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं। और जैसे ही वो आसमान में खड़े हुए जियान को देखते हैं, तुरंत ही उनका चेहरा खुशी से भर चुका था, क्योंकि अब जब जियान यहाँ पे पहुंच चुका है तो आज का ये जो मामला है ये रियॉल्व हो जाएगा। तभी जियान योमीन की तरफ देख के नोट कर देता है, जिसके बाद वो अपने सर को नीचे झुकाते हैं और उसका ध्यान जाता है नीचे के नाइसन स्पिंग के ऊपर। और जियान के सर पे वो वाटर विलेज के वांगटियान ने फोर्सफुली बाहर निकाल दिया था, वो जेंटल तरीके से वापस से नाइसन स्पिंग के अंदर चले जाते हैं। और अभी नीचे का वो जो बड़ा सा वर्म पूल था वो भी गायब हो चुका था। और ऐसा करने के बाद जो जियावे होते हुए अपने सर को ऊपर उठाता है, जिसके बाद उसकी वाड़ी को भी चीर देने वाली आंखें जाती है हवांग तियान के ऊपर, जो कि वे पत्थरों के बीच में से खड़ा हो रहा होता है। और अभी जियान के दिल के अंदर एक मर्डरस डिजायर अपीयर हो चुकी थी। और ट्रेनिंग के टाइम सबसे बुरा काम होता है ट्रेन कर रहे इंसान को डिस्टर्ब करना। और अगर वो एक्सपर्ट केयरलेस रहता है तो उसके सक्सेस एफर्ट्स बेकार ही नहीं होंगे, बल्कि उसकी जान भी वन आएगी। और वांगटन के अभी एक एक्शन से पता चल रहा था कि उसे कायन की लाइफ की कोई भी केयर नहीं है। और जियान इस चीज को बिल्कुल भी सह नहीं सकता था। जियान की आंखें भी ऐसी कोल्ड होती है। तभिंगटन अपने गुलमी चेरी के साथ कहता है, ये तो तुम हो, वो जिया यान, और अब फाइनली तुम यहां पे आ चुके हैं। ये सुनकर जियान अपने एक बॉय को ऑफर उठाते हुए कहता है, तो तुम ये सब इसलिए कर रहे थे जिससे कि मैं यहां पे अपीयर हो सकूं। और अभी हवांगियन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि जियान के यहां पे अपीयर होने की वजह से वो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ है। और उसके हिसाब से उसका टारगेट कालिन नहीं बल्कि जियायन था। तभी वंग जियान को देखता है और येलो स्पिंग डिवाइन एंगल से टकराने के बाद उसका दिमाग, जो कि अभी तक जन रहा होता है, वो उसे शांत करता है और कहता है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने कि हमारे ट्राइब मेंबर्स को कैप्चर करके उन्हें होस्टेजेस की तरह यूज करके हमें धमकाने की हिम्मत की है। और मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर से हेवन डीमन फिनिक्स के सैंड को सेंस कर पा रहा हूं। और लगता है कि एल्डर्स ने मुझसे एकदम सही कहा था, तुम्हारे पास डीमन फिनिक्स विंग्स है। और सिर्फ इन दोनों चीजों को ही मिला के तुम वो टारगेट बन चुके हो जैसे कि हमारी हेवन डीमन फिनिक्स टाइप पर हर हाल में खत्म करके रहेगी। और आज ये किंग तुम्हारी लाइफ को सैक्रिफाइस की तरह यूज करके सभी लोगों को ये बताएगा कि जो हमारे ट्राइब के रूल्स को तोड़ने की कोशिश करता है उसकी मौत कितनी ज्यादा पेनफुल होती है। और जैसे ही वांगियान ये आता है, तुरंत उसके बॉडी के अंदर चमकती हुई सुरनी रोशनी बाहर आती है। तभी उसके पीठ के पीछे एक 1000 फुट बड़े गोल्डन विंग्स फैल जाते हैं। और अभी जो जियावन होता है वो भी एकदम कोल्ड तरीके से हंगटन को देख रहा होता है। तभी जियान हुंगेन को देखते हुए कहता है कि बिना किसी देर के टपकाने लगता है कि हेवन डम फिनिश टाइप का घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। लेकिन ट्राइब चीफन, आज मैं भी ये देखना चाहूंगा कि तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरे सामने से शब्दों को कह पाओ। ये सुन के वांगटन की जो आंखें होती है वो एकदम ऐसी कोल्ड हो जाती है। वो कहता है कि भले ही तुमने ओल ऑब स्टोल के चीफ को हरा दिया हो, लेकिन तुम इस कदम पे ये मत सोचो कि तुम्हारी स्किन के सामने अर्गनेंट बिहेव करने की औकात है। ये कहने के बाद वांगटैन अपने बड़े बड़े गोल्डन विंग्स को फ्लैप करता है और उसकी बॉडी स्पेस को चीरते हुए फ्राइटनिंग स्पीड से आगे की तरफ शूट हो जाती है। और अभी वो जंग के सामने इस तरह से अपीयर हुआ था जैसे कि उसकी बॉडी टेलीपोर्ट हो चुकी हो। और साथ ही
उसका एक बड़ा सा हाथ सामने की तरफ शॉर्ट होता हुआ होता है और अभी उसके बड़े से हाथ को गोल्डन एरर ने कवर करके एक बड़े से क्लो में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और ये जो क्लो अटैक था, ये रूथलेस तरीके से की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वांगटन ने अपने इस बड़े से क्लो अटैक को आगे की तरफ बढ़ाया था, तुरंत ही सन के आसपास का जो स्पेस था वो एक बैंग साउंड के साथ एक्सप्लोर हो गया था। और वांगटन की ऐसी फ्राइटनिंग स्पीड की वजह से कि आंखें भी थोड़ी छोटी हो जाती है, लेकिन वो इस अटैक को बिल्कुल भी डच नहीं करता। उसका एक हाथ तुरंत ही हैंड सल्स को चेंज करता है। फिर उसके हाथ के अंदर से 1000 फुट बड़ा एनर्जी हैंड ब्रिन सामने की तरफ सूट हो जाता है और अब इस बड़े से पाम के अंदर पिंक फ्लेम विगल कर रही होती है। उस अटैक का नाम होता है येलो स्प्रिंग पाम। और तभी ये जो क्लो और पाम अटैक होते हैं, ये आसमान में एक बैंग साउंड के साथ टकरा जाते हैं। अभी एक टेरिफाइंग एनर्जी से भरी हुई हवाएं चारों तरफ फैलती है और अभी आसमान में जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं उन्हें भी फोर्सफुली तोड़फोड़ दिया गया था। और इस कोजन की वजह से जो फोर्स वापस आई थी, उसकी वजह से कि बॉडी भी थोड़ा ट्रेम्बल हो जाती है और उसे कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं, क्योंकि वांगटन एक एडवांस 5 स्टार दोषेंगे और ऊपर से उसका रियल फॉर्म हेवन फिनिक्स है और जियान उससे हट टकराता है। फिर जियान को कुछ खास एडवांटेज मिलने नहीं वाला और भले इस प्लजन की वजह से जियोन को थोड़ा पीछे हटना पड़ा हो, लेकिन वांगटियान के हाथ में कुछ खास अच्छी नहीं होती और उस बड़े से पाम अटैक में जो पिंक फ्लेम मिली हुई थी, उसकी वजह से वांगटियान के हाथ में से जलने की स्मेल बाहर आती है और प्योर डिमोनिक लोडस फ्लेम की वजह से वांगटियान को पहले अटैक के अंदर सफर करना पड़ता है। यार अपने जल के हो चुके काले हाथ को देख के वांगटियान के चेहरे के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो काफी खतरनाक हो जाते हैं। तभी एक गोल्डन लाइट फ्लैश होती है। उसका वो जलजो का हाथ वापस से पहले की तरह हो जाता है। वांगटियान कहलाता है कि सच में प्योर ऑफ डेमोनिक लोडस फ्लेम कहलाने के वर्दी है। जियान इसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता। वो तुरंत अपने कंधों को फटकारता है। एट द सेम टाइम उसके वो लालबोन विंग्स उसकी पीठ के ऊपर अपीयर हो जाते हैं और जैसे ही जियावन अपने इन बोन विंग्स को फ्लैप करता है तो तुरंत उसकी बॉडी पुलबक हो जाती है और इस वांगटियान की जो स्पीड होती है वो कुछ ज्यादा ही फ्राइटनिंग होती है। और अगर जियावन उससे क्लोज रेंज में फाइट करता है तो ये उसके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहने वाला। और जियान को पीछे जाते हुए देखयान हंसते हुए कहता है कि क्या तुम अभी स्किन को स्पीड में compete करना चाहते हो? और ये कहते ही हुंगटियान के भी बड़े बड़े गोल्डन विंग्स फ्लैप होते हैं और आसमान में एक अजीब सी आवाज फैलती है और इस मोमेंट पर सभी के लोगों के सामने जो हुंगटियान था वो जियान की तरफ शूट हो गया था और एक ही एक्सटेंट में वो जियान के पास पहुंच जाते हैं और जियान को कैच करने के बाद अपनी एक पंच जिसके अंदर गोल्डन एनर्जी भरी हुई थी वो जियान की खोपड़ी की तरफ दह मारता है और अपनी तरफ बढ़ते हुए रोतले इस अटैक को देख के जियान की बोइंग सिकुड़ जाती है। सियाविन तुरंत ही अपने एक हाथ को क्लेंच करता है। उसकी पिंक फ्लेम अपीयर होती है, जिसके बाद जियान भी अपने इस पंच को सामने से आ रहे हवांगटियान के पंच में दे मारता है और जियान का ये पंच एकदम एक्यूरेट तरीके से वांग्यान की बॉडी से लेकर आया था। लेकिन जन यहीं पे नहीं रुकता। वो वांग्यान के फिगर को बीच में से फाड़ देता है। ये देख के जियान कहता है आफ्टर इमेज। ये कहते ही जन पीछे मुड़ता है और अपने दोनों हाथों को अपने छाती के सामने ले आता है और जैसे सियान पीछे मुड़ता है तो एक गोल्डन नेट स्पेस को बीच में से फाड़ देती है, जिसके बाद ही एक बैंग साउंड के साथ जियोन के दोनों हाथों से टकराई थी। और इस भयानक सी पसे टकराने की वजह से कि जो बॉडी होती है वो हजारों फुट पीछे चली जाती है और पीछे जाते हुए जब जियम अपनी बॉडी को जैसे तैसे करके स्टेबलाइज करता है तभी उसे अपने पीछे एक फ्राइडनिंग पंप विंड सेंस होती है और अभी जन अपनी खोपड़ी को भी नहीं मुड़ा पाया और अटैक के स्पीड को देख के जन के जो चेहरे की हावभाव होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और आसमान में भी लगातार जन के चारों तरफ गोल्डन आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती रहती है और अभी जन की बॉडी का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहां पे कि लाद बोन ना पड़ रहे हो। वो वांग्यान कहता है कि जियावन आज मैं तुम्हें अपनी हेवन टेबल फिनिक्स टाइप के डीमन टाइप का एक्सपीरियंस करवाऊंगा। और वांग्यान के इन सभी अटैक में इतना पावर होता है कि जियान के 0.00 फुट के दायरे के स्पेस के परच्चे उड़ जाते हैं और आसमान में होते हुए इस फ्राइट बैटल को देख के नीचे मौजूद कई लोग ठंडे सांसें लेते हैं। वो कहते हैं कि ये टेरिफाइंग स्पीड है और हेवन डिवन फिनिक्स टाइप स्पीड के अंदर स्पेशलाइज करती है और वो आंगटन की अभी
कि स्पीड से एक 6 स्टार दोष भी उसे कंपीट नहीं कर सकता। और अभी के सीन को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इस बार सेन का सामना एक टफ अपोनेंट से हुआ है। और आसमान में होते हुए इस बैटल को देख के तो यमिंग भी अपनी बॉय से गोल्ड लेते हैं। और अभी उनके आगे चिंता से भर चुकी थी, क्योंकि अभी की सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि जन डिसएडवांटेज में जा रहा है। सीन वापस से आसमान के ऊपर शिफ्ट होता है, जहां पे जनविन की बॉडी लगातार उन आफ्टर इमेजेस के अंदर बनी हुई थी। और अभी जो जियाविन होता है वो अपना पूरा दम लगा के इन सभी अटैक को डच करने की कोशिश कर रहा होता है। और इतने सालों में जियान के लिए भी पहली बार है जब इतने टेरिफाइंग स्पीड वाले किसी अपोनेंट का सामना कर रहा है, क्योंकि वांगटियान की अभी की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि जियान को भी एडमिट करना पड़ता है कि अभी के टाइम पे वो उसका बिल्कुल भी मैच नहीं है। और जब वांगटियान इन सभी अटैक को करना शुरू करते हैं तो फिर जियावन इसके लिए तैयार ना होने की वजह से थोड़ा डिसएडवांटेज में जाने लगता है। और भले ही अभी ये फिस्ट की इमेज किसी इल्यूजन की तरह लग रही हो, लेकिन जैसे ही जन के बॉडी से टैग करते थे तो तुरंत ही ये रियल हो जाया करते थे। और ये सभी अटैक काफी स्ट्रेंज लगते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि जन के पास भी कॉम्बैट बैटल एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और इसी वजह से डिसएडवांटेज में जाने के बाद भी सेवन काफी जल्दी अपने आप को संभाल लेता है। वो इवेंचुअली इन सभी अटैक को डच करने की कोशिश करता है और उसकी आंखें लगातार वांगटन की मूवमेंट्स को देखती है। और वो बात सच होती है कि अगर स्पीड के मामले में बात की जाए तो वो वांगटन का बिल्कुल भी मैच नहीं है। लेकिन जियान के पास भी एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि वांगटन काफी पीछे रह जाता है। और यहां पे बात हो रही है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की। और अभी जियान की वो काली काली आई कई गोल्डन आफ्टर इमेज से भरी हुई थी। और इन सभी आफ्टर इमेजेस के चेहरे पे एक विल स्माइल होती है और कुछ ही सेकंडों के अंदर ये सारे के सारे अटैक होते हैं, जियान की बॉडी के फ्यूटल स्पॉट को टारगेट करते हैं। और इस टाइम पे जियावन के खून भी थोड़ा डिसऑर्डर में आ चुका था। लेकिन इस डिसएडवांटेज में जाने के बाद जो जियान होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अभी उसको डच करने की स्पीड भी कम हो चुकी थी। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि अब वो और भी ज्यादा फिश को डच कर पा रहा था। पैर जैसे ही सेवन ने अपनी आंखें बंद करी थी तो तुरंत उसकी बॉडी के अंदर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैलने लगी थी। और वो आसपास के गोल्डन आफ्टर इमेजेस जो कि उसकी खाली आंखों की पकड़ में नहीं आ रहे थे, वो उसके परसेप्शन के अंदर एकदम स्लो हो चुके थे। यार इन सभी आफ्टर इमेजेस के स्लो हो जाने के बाद जैन के वो बंदा आगे खुल जाती है और वो सभी आफ्टर इमेज जो कि जन की आंखों में एकदम रेयर लग रहे थे वो इस टाइम पे इल्जनरी हो चुके थे। और इसका क्लियर मतलब यह होता है कि जन को इस टेक्निक को तोड़ने का रास्ता मिल चुका था। टेक्निक तो जियान को समझ आ चुकी है, लेकिन वो इसे तोड़ेगा कैसे वो जानेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में ही हमें 2 कलिन देखने को मिलेगी। तो इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए फटाफट से वीडियो को कर 2 लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलो यार अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।